नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्यवहारिक व्याकरण के तहत एक नए विषय के बारे में जानकारी लेंगे और हमारा विषय है अलंकार। तो सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार है कि ये अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है वे चीजें जो शोभा करती है, अर्थात शब्द रूपी आभूषण, गहना और सजावट आदि, जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यानी हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक सामान्य देह को अगर अलंकृत कर दिया जाए तो उसके रूप सौंदर्य जिस प्रकार निखर जाता है, उसी प्रकार सामान्य रूप में लिखा हुआ काव्य का रूप अगर शब्द रूपी गहने धारण कर लेता है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। और ये जो गहने जिस अर्थ के रूप में हम ग्रहण पहनाते हैं या हमारे काव्य को सजाते हैं, वो अलंकार के तहत आते हैं। यानी अलंकार हमारे काव्य का एक गहना है, जिससे कि वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। तो इस आधार पर अलंकार की जो परिभाषा निकल कर आती है वो इस प्रकार है कि अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे या काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व है उसे अलंकार कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार समझेंगे कि उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं, उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं। ये हमारा काव्य का सामान्य रूप में लिखा हुआ रूप है। अगर इसे अलंकृत करके हम दोबारा लिखेंगे तो हमारा जो काव्य का रूप होगा या कविता की ये जो पंक्तियां हैं ये लिखी जाएगी, देखो दो दो मेघ बरसते हैं। यानी ये लिखा जाएगा कि देखो दो दो मेघ बरसते हैं। तो पहले क्या है, उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं, सामान्य काव्य का रूप है। उसी की जगह अलंकृत वाक्य है, देखो दो दो मेघ बरसते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से अलंकृत काव्य का रूप आकर्षित होता है, सुंदर होता है और पढ़ने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसलिए हमारे ये अलंकार हमारे काव्य को बहुत सुंदर रूप प्रदान करते हैं। इस आधार पर हम अलंकारों का महत्व समझने का प्रयास करेंगे कि अलंकार हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकारों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार में शब्दों की प्रधानता होती है और शब्दों का अगर वहाँ पर हम पर्यायवाची रख देंगे तो अलंकारों का महत्व समाप्त हो जाता है। यानी इसका जो एक भेद है, अलंकार का एक भेद है शब्द अलंकार, उसमें शब्दों की महानता प्रधानता होती है। अगर हम उस शब्द को वहाँ से हटाकर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द वहाँ रखेंगे तो वो हमारा जो प्रभाव है उस शब्द से वहाँ उत्पन्न हो रहा है वो समाप्त हो जाता है। जबकि इसके दूसरा भेद है अर्थ अलंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। इसलिए इसमें अगर हम उस शब्द को हटाकर उसकी जगह अगर पर्याय भी रख देंगे तो भी हमारा अलंकार उसी रूप में बना रहता है। अब हम यहाँ पर अलंकार के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके भेद दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार को समझेंगे, जिसमें उसकी परिभाषा होगी कि जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। इसे हम दोबारा समझेंगे कि जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। जिसे हम इस प्रकार समझेंगे कि दामिनी दमक रही घन माही। तो यहाँ पर ये द और ये द एक जैसे वर्णों की आवर्ती हो रही है। आवर्ती यानी
बार बार आना। तो यहाँ पर कौन से वर्ण सब यहाँ चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं? तो यहाँ शब्द तो है दामिनी और दमक, लेकिन इस दामिनी और दमक में वर्णों की आवर्ती है और वो है द। इस कारण हमारा ये काव्य की द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं, ये आकर्षित और सुंदर हो रही है या चमत्कृत कर रही है। इसे हम और उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे, यानी शब्द अलंकार के भेदों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करेंगे, जिसमें शब्द अलंकार के प्रमुख भेद 3 माने गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी परिभाषा है: एक समान वर्णों की आवर्ती के कारण कविता में जहाँ सौंदर्य, संगीत और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसे हम इस प्रकार दोबारा समझ सकते हैं कि एक समान वर्ण, यानी पूरा शब्द नहीं, इसमें सिर्फ वर्णों को देखा जाता है कि आवर्ती यानी बार बार आने के कारण ही कविता में सौंदर्य होगा और संगीत होगा, जिससे कि वो चमत्कार उत्पन्न करेगा। तो यहाँ सौंदर्य और संगीत से तात्पर्य है का लिखा गया काव्यात्मक रूप ही संगीतबद्ध होकर गाने योग्य बन जाता है, यानी सुंदर शब्दों का संयोजन संगीतमय होकर चमत्कार उत्पन्न करता है। वहाँ पर अनुप्रास होता है, जिससे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पर किस कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पर शब्द है मुदित और महीपति मंदिर, लेकिन यहाँ पर पूरे शब्द बार बार आवर्ती के रूप में न होकर म वर्ण की आवर्ती हो रही है। इसमें म वर्ण की आवर्ती यानी म वर्ण बार बार आ रहा है, इस कारण इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। और इसे हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, यानी अनुप्रास अलंकार के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है यवन को दिया दया का दान। तो यहाँ पर यवन को दिया दया का दान, तो इसको हम समझेंगे कि दिया, दया और दान, इस पंक्ति में द वर्ण बार बार आ रहा है, इस कारण ये अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसमें साथ में देखेंगे तो न और न वर्ण भी आ रहा है, तो द के साथ न वर्ण का वर्ण इस पंक्ति में आवर्ती के रूप में आ रहा है, यानी बार बार आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जिसमें है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो इस पंक्ति में त वर्ण की बराबर आवर्ती हो रही है, जिससे कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बन पड़ा है। यानी अनुप्रास के अंतर्गत पूरा शब्द नहीं देकर उसमें वर्ण की आवर्ती को देखते हैं, वर्ण को बार बार आने का जो क्रम है उसको देखते हैं कि ये कौन से क्रम में आया है, पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है। वो वर्ण एक ही जगह पर उसी रूप में आना चाहिए, उस तभी ये अनुप्रास होता है, नहीं तो हम इसको इस रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ त वर्ण शब्द के शुरुआत में आया है, तो ये अनुप्रास के रूप में मान्य है। तीसरे नंबर का उदाहरण देखेंगे, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करे। तो संसार और समर, यहाँ पर ये श वर्ण की आवर्ती हो रही है और अंत्य अनुप्रास के रूप में र वर्ण की आवर्ती हो रही है, इस कारण इस शब्द में स और र अनुप्रास अलंकार है। वहीं देखेंगे धीरता में द वर्ण की भी आवर्ती हो रही है, इस कारण यहाँ इस पूरी पंक्ति में स और र और ध, इन 3 वर्णों की आवर्ती के कारण ये अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। उदाहरण नंबर 4 देखेंगे, जिसमें है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें है च च च,
तो ये च च 3 शब्दों में इसकी शुरुआत में आ रहा है च वर्ण। इस पंक्ति की 3 शब्दों में शुरुआत में आ रहा है, इस कारण ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। वहीं देखेंगे ल वर्ण अंत्यानुप्रास के रूप में आ रहा है। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंतिम वर्ण के रूप में आने वाला वर्ण भी अनुप्रास होता है। तो यहाँ खेल जल थल 3 में ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। जो 5वें नंबर पर देखेंगे सुरभित सुंदर सुखद सुमन। तो यहाँ पर ये स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ ये अनुप्रास अलंकार बना हुआ है। जो वापस देखेंगे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। अब हम आगे इसका दूसरा भेद यमक अलंकार के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें इसकी परिभाषा है। यानी यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि कविता की जिन पंक्तियों में एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आते हैं और हर बार अलग अलग अर्थ देते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए कि एक ही पंक्ति में जिन पंक्तियों में हम देखेंगे यहाँ पर कि पंक्तियों में एक जैसे शब्द आएंगे। अनुप्रास में तो एक जैसे वर्णों की आवर्ती थी और इसमें एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आएंगे और हर बार अलग अलग अर्थ होगा, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कविता की जिन पंक्तियों में एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आते हैं और हर बार अलग अलग अर्थ देते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जिसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ इस पंक्ति में रति रति शब्द 3 बार आया है और इस कारण एक जैसा शब्द होने के बावजूद भी यहाँ इस पंक्ति में ये विभिन्न अर्थों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ रति शब्द एक से अधिक बार आया है और हर बार अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए ये यमक का उदाहरण है। क्योंकि पहला जो रति रति साथ में आया है ये इसके जरा जरा यानी थोड़े थोड़े से अर्थ में है, और दूसरे नंबर का जो रति है यहाँ वाला वो कामदेव की पत्नी के रूप में मान्य है। इस प्रकार यहाँ ये यमक अलंकार को प्रकट कर रहा है और यमक को हम और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके उदाहरण इस प्रकार है कि पहला उदाहरण देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। यानी कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बेनी और ये बेनी 2 शब्द इस पंक्ति में बार बार आ रहे हैं। ये आवर्ती के रूप में ये शब्दों को विभिन्न अर्थों में यहाँ आना हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि पहले नंबर पर बेनी है तो वह किसी कवि के नाम को स्पष्ट कर रहा है। दूसरे में ये बेनी शब्द चोटी को स्पष्ट कर रहा है। यानी कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो इसमें पहला वाला बेनी है वह कवि का नाम है और दूसरा वाला बेनी है वो इसके चोटी वाले रूप को स्पष्ट करता है। दूसरा उदाहरण कहता है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, यहाँ पूरी की पूरी पंक्ति स्पष्ट हो रही है। बाकी इसमें जो विभिन्नता है वो भिन्नता सिर्फ थी और है शब्द से आ रही है। यानी थी और ह शब्द से इस पंक्तियों में ये भिन्नता को स्पष्ट कर रहा है और पूरी की पूरी पंक्तियां स्पष्ट हो रही है। तो ये अर्थ किस रूप में जाएगा, वह है पहले 3 बेर किस में जाएगा, 3 बार, यानी समय को बता रहा है कि पहले दिन में 3 बार खाना खाती थी। और दूसरा ये 3 बेर किसको स्पष्ट कर रहा है,
ये बेर नामक एक जंगली फल होता है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अब खाली पूरे दिन में 3 बेर खाने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार आगे का हमारा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो इस पंक्ति में घटा घटा शब्द बार बार आया है। तो पहले घटा का अर्थ होगा बादल और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। तो ये सारे उदाहरण यमक अलंकार के हैं। अब हम यहाँ श्लेष अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लेष की परिभाषा को जानेंगे कि श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो, अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसे हम दोबारा समझेंगे कि इसका अर्थ है चिपका हुआ रूप और एक ही शब्द आएगा इसमें। यानी अनुप्रास में तो वर्ण बार बार आते हैं, खाली वर्ण बार बार आएंगे और वो एक ही क्रम में आएंगे, यानी उसको हम एक स्थान पर ही देखेंगे। उसी प्रकार यमक में आता है शब्द बार बार। अनुप्रास में वर्ण बार बार आते हैं और यमक में आते हैं शब्द बार बार। लेकिन श्लेष में होता है एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं, यानी अनेक अर्थ उससे चिपके हुए होते हैं और वो अर्थ अनेक रूपों को प्रकट करेगा, यानी अलग अलग अर्थ देगा। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इससे हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पर ये सूखी शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ये कलियां से है, क्योंकि सामान्यतः इसमें विशेषण और विशेष्य वाली स्थिति बनती है कि विशेषता किसकी ओर इशारा कर रही है या कौन किसकी विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता जिस विशेष्य से जुड़ जाती है वह विशेष्य श्लेष अलंकार की ओर इशारा करके विभिन्न अर्थों के रूप में मान्य होगा। तो यहाँ सुखी शब्द कलियों की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द के रूप में लिखा हुआ है। तो स्त्रीलिंग शब्द का ही ये अर्थ बताएगा या उसी की ये विशेषता बताएगा। इसलिए इसे हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वाक्य को, तो हमें ये समझ में आ सकता है कि कलियों की यहाँ विशेषता बताई गई है। तो जहाँ पर जो विशेष्य होता है, यानी जो संज्ञा शब्द होता है उस विशेषता से जुड़ा हुआ, वह वहाँ पर श्लेष का रूप लिए हुए होता है और वहीं पर उसके विभिन्न अर्थ स्पष्ट होंगे। जैसे हमारे सामने है कि ये सूखी कलियां के जो विभिन्न अर्थ है वो इस रूप में है कि फूल खिलने से पहले की स्थिति, यानी पहला अर्थ है बगीचे में जो फूल खिलने से पूर्व की स्थिति होती है, उस अर्थ को स्पष्ट करता है। और दूसरा इसका अर्थ है यौवन पूर्व अवस्था, यानी जो वर्तमान समाज में एक पैदा होने से पूर्व एक छोटी बच्ची की जो जिंदगी होती है, उस जिंदगी की ओर यहाँ इशारा किया गया है कि उसका जीवन कितना कठिन होता है जन्म लेने से पूर्व ही। इसलिए यहाँ बताया है कि मधुबन की छाती को देखो। तो एक तो मधुबन यहाँ बन जाएगा बगीचा और दूसरा ये कलियां जो यौवनपुर की अवस्था है, इसके साथ इसमें भी अर्थ संसार रूपी बगीचे के रूप में आएगा। अब हम श्लेष को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके उदाहरण इस प्रकार है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। तो इस दोहे में बारे और बड़े शब्दों के कारण श्लेष अलंकार है। ये दोनों शब्द एक एक बार आए हैं, यानी इस पंक्तियों में बारे और बड़े एक एक बार आए हैं, परंतु ये दोनों शब्द ही अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। जिसमें बड़े शब्द के जो दो अर्थ है वह है बूझना
और बड़ा होना। और बारे के जो दो अर्थ है उसका है बचपन में और जलाने पर। तो ये दो अर्थ स्पष्ट कर रहा है यहाँ। एक तो पहला है बड़े शब्द का अर्थ निकल रहा है बुझना और बड़ा होना, और दूसरा है बारे के बारे में बचपन में और जलाने पर। अब हमारे पास जो दूसरा उदाहरण है यहाँ, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्ण, और सुंदर वर्ण जो तीन संज्ञा शब्दों की साथ में जुड़कर अपने विशिष्ट अर्थ को प्रदान करेगा। तो सुवर्ण अगर कवि ढूंढ रहा है तो वहां पर होगा सुवर्ण अच्छे शब्दों के रूप में, और सुवर्ण व्यभिचारी यानी कामी व्यक्ति ढूंढ रहा है तो वहां पर होगा सुंदर अच्छा रंग रूप। और अगर सुवर्ण को चोर ढूंढ रहा है तो वहां पर सुवर्ण का अर्थ बनेगा सोना या स्वर्ण। यानी ये यहाँ पर विशेषण और संज्ञा वाली स्थिति दिखती है, उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, और हमारे श्लेष अलंकार से जुड़े हुए जो डाउट्स है उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस हमें पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। इस प्रकार आपका शब्द अलंकार का पाठ समाप्त होता है। इसे दोबारा देखें और समझें। नमस्कार, धन्यवाद।